नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AKG स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका CTET का एग्ज़ाम 31 जनवरी को है। एडमिट कार्ड CBSE बोर्ड ने जारी कर दिए हैं, आप सब ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में हम कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं। ऐसे तथ्य जिन तथ्य को अगर आप जान लें, समझ लें तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। अगर CTET के पेपर में अच्छे अंक लाना हो तो शायद ये बात आपके काम आ जाए। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लो कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था ही गलत है, यह आपके पढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको प्रश्न में के ऑप्शन में कोई बात कही जा रही है, उस बात में अगर बालक को गलत ठहराया जा रहा है तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बालक कभी गलत नहीं होता है, शिक्षा व्यवस्था ही गलत होती है। CTET का पूरा पेपर सिर्फ दो चीज़ों पर टिका होता है, वो है सकारात्मक एवं नकारात्मक। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि सकारात्मक कौन से तथ्य हैं और नकारात्मक कौन से तथ्य हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन कौन से होते हैं। तो ये रहे आपके नकारात्मक तथ्य। सबसे पहला आपका है, जहाँ याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। इस तथ्य से हमारा ये आशय है कि जहाँ पर किसी भी पाठ को, किसी भी टॉपिक को बच्चे के लिए रटने की बात कर रही हो, यहाँ पर कहा जा रहा हो कि बच्चा उसको रट ले, याद कर ले, तो समझ जाना कि ये नकारात्मक बिंदु है और बच्चे को इस तरफ नहीं ले जाना है। ये अगर इस तरह का कोई भी आपके प्रश्न में कोई ऑप्शन हो तो आपको उसको चूज नहीं करना है, वो आपका ऑप्शन गलत होगा। हमारा दूसरा नकारात्मक तथ्य है, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। मतलब आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को दंड देना बिल्कुल भी मना है। बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको समझाइए, कुछ ऐसा करिए जिनको अपने किए पे उनको समझ में आए कि उन्होंने गलत किया है। आपको दंड बिल्कुल भी नहीं देना है। इसीलिए इस तरह का कोई विकल्प आता है तो वो आपका नकारात्मक विकल्प है। आपका तीसरा तथ्य है, जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो आपको ये नहीं करना है। अब इस तथ्य में कह रहा है, जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर। कभी कभी क्या होता है, कोई आपने प्रश्न पढ़ा होगा या कोई ऐसी बात कही जाती है कि विद्यार्थी जो ज़्यादा योग्य हैं उनको अलग बैठाला जाए, जो कम योग्य हैं उनको अलग बैठाला जाए, या किसी और भी प्रकार के उनके ग्रुप बांट के अगर ऐसी कोई बात की जाए, उनके ग्रुप बनाने की बात की जाए, तो ऐसा ये चीज़ गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आप भी जानते हैं। इसीलिए इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन आता है तो ये आपको नहीं करना है। हमारा चौथा तथ्य है, जहां लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। लड़की व लड़का दोनों एक समान हैं एक शिक्षक की नज़र में। अब हमारे इस तथ्य में कह रहा है कि लड़की और लड़कियों की बात की जा रही है कि एक शिक्षक लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके लिए लड़का हो या लड़की दोनों बराबर है, वो दोनों को समान शिक्षा प्रदान करेगा। वो क्लास में ये नहीं कह सकता है कि लड़के अच्छे हैं या ये नहीं कह सकता है कि लड़कियां अच्छी हैं, ना उनको किसी भी प्रकार का भेदभाव कर सकता है। इसीलिए ये भी हमारा नकारात्मक तथ्य है।
इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। हमारा 5वां तथ्य है, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे बात हो रही है सिलेबस को पूरा करने और किताबी ज्ञान पर। वैसे तो शिक्षा में आपने देखा होगा कि सिलेबस पूरा करना होता है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ सिलेबस को पूरा करने की बात हो और किताबी ज्ञान की बात हो, बच्चों को सिलेबस पूरा कर उनको किताबी ज्ञान देने के साथ साथ सामाजिक ज्ञान देने की भी ज़रूरत है। इसीलिए जहाँ पर सिर्फ सिलेबस को पूरा करने और किताबी ज्ञान को देने की बल दिया जा रहा हो, आपको ऐसे विचारों का सपोर्ट नहीं करना है। हमारा 6वां तथ्य है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। अब यहाँ पर बात आ रही है विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना। विद्यार्थियों में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना कराया जाए, ये चीज़ यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वयं ही अनुशासन में रहें। ये नहीं कि उनको किसी दंड स्वरूप या किसी प्रकार का दबाव बनाकर उनसे अनुशासन स्थापना की जाए। इसीलिए आपको इस प्रकार के किसी भी विकल्प के साथ नहीं जाना है। हमारा अगला तथ्य है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनकर सुनने की बात हो रही हो, तो आपको इस विकल्प के साथ नहीं जाना है। किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा प्रतीत हो कि शिक्षक सिर्फ व्याख्यान कर रहा है और बच्चे सिर्फ बैठकर सुन रहे हैं, इस सब विकल्प में अगर आपको प्रतीक हो रहा हो, तो आपको उस विकल्प का समर्थन नहीं करना है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, समझाने के साथ साथ हर एक चीज़ का वास्तविक ज्ञान भी कराना जरूरी होता है। आप बच्चों को जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपको उस चीज़ की वास्तविकता भी उनको दिखानी होगी। आप बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें क्लास से बाहर ले जाकर पर्यावरण की चीज़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में उन्हें दिखाना होगा, समझाना होगा। या हम जैसे कह सकते हैं कि बच्चों को किसी टूर पे ले जाया जाता है, तो वहाँ पे कई चीज़ें उन्हें समझाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। इसीलिए आपको इस प्रकार के विकल्प के साथ भी नहीं जाना है। हमारा 8वां तथ्य है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये निगेटिव बिंदु है। अब कोई भी गलती है, कुछ भी है, तो वहाँ पे अगर विद्यार्थी को दोषी दिया जा रहा है, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जैसे कक्षा में मान लिया सिलेबस पूरा नहीं है, अनुशासन नहीं है, या किसी भी और प्रकार की भी किसी भी बात के लिए विद्यार्थी को दोषी ठहराया गया हो, तो यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेदारी शिक्षक की है, क्लास में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी शिक्षक की है। क्योंकि शिक्षक को इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे अनुशासन में रहें। शिक्षक के अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे, वो बिल्कुल भी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ पर किसी भी प्रकार से बच्चे को दोषी ठहराया गया हो, आपको ऐसे विकल्प को भी समझ जाना चाहिए कि ये निगेटिव बिंदु है। हमारा अगला ऑप्शन है, जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब कि ये नकारात्मक विकल्प है। अब जहाँ पर कोई भी बात ऐसी कही जाए कि इसे बच्चे को पढ़ाई इसलिए करनी पड़ रही ताकि उसे सिर्फ परीक्षा पास करनी है, तो ये भी आपको खुद यहाँ पे समझना चाहिए कि बच्चों को
पढ़ाई, हर एक चीज़ पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। सिर्फ परीक्षा पास करना ही ज़रूरी नहीं है। उसने जो भी चीज़ पढ़ाई है, समझी है, उसको अपनी असल ज़िंदगी में प्रयोग करने के लिए, अपनाने के लिए भी उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाए कि वो सिर्फ परीक्षा पास करे, ऐसी कोई बात कही जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। हमारा 10वां पॉइंट है, यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना कि ये बात गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। अब बात आती है बालक को अनुत्तीर्ण करने की। अगर किसी भी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि बालक को अनुत्तीर्ण कर दिया जाए और उसको उसी कक्षा में दोबारा पढ़ने की है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को उस बालक पर ध्यान देना चाहिए। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, इन बातों का निराकरण कर कर ऐसा माहौल प्रदान करना चाहिए कि बच्चा अच्छे से पढ़े, ताकि वो अनुत्तीर्ण ना हो या उसको अनुत्तीर्ण करने की नौबत ना आए। तो ये थे हमारे 10 ऐसे नकारात्मक तथ्य जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। अगर आप इन तथ्यों को समझ गए कि ये कौन से नकारात्मक तथ्य हैं और इनके साथ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, तो आपको सीटेट एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न का आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सकारात्मक तथ्यों की। हमारा सकारात्मक तथ्य कौन कौन से हैं? हमारा पहला सकारात्मक तथ्य है, जहां विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हैं। अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों का मतलब है उन्हें अपनी पढ़ाई के विषय में, अपने ज्ञान को समझने के विषय में ऐसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाए, हर एक चीज़ को बारीकी से समझने का मौका मिल सके। इसीलिए जहाँ पर अधिक से अधिक अवसर दिए जाने की बात हो, आपको समझ लेना है कि यह सकारात्मक तथ्य है। हमारा दूसरा तथ्य है, जहाँ बहुभाषिता पर बल दिया जा रहा हो। बहुभाषिता का मतलब बहुत भाषा, यानी जहाँ पर बच्चों को कई प्रकार की भाषा सीखने के लिए बल दिया जा रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ये सकारात्मक बिंदु है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जितनी भी प्रकार की भाषा सीखेंगे उनको उतना ही हर एक चीज़ में लाभ मिलेगा। हमारा तीसरा तथ्य है, कर के सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो। जहाँ पर कर के सीखने का मतलब है कि अगर शिक्षक द्वारा कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई चीज़ समझाई जा रही है, उस चीज़ को बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी में अमल करके उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, तो ये बिंदु आपका सकारात्मक बिंदु है, क्योंकि ये एक सही बात है। इसीलिए जहाँ पर करके सीखने की प्रोत्साहित किया जा रहा हो, ये आपका सकारात्मक बिंदु होगा। हमारा चौथा तथ्य है, जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो। अब यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि बच्चों को सभी प्रकार के कामों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ताकि वे हर एक चीज़ को अपने मन मुताबिक हर चीज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता किसी भी चीज़ के लिए नहीं। स्वतंत्रता देने से पहले ये चीज़ भी निर्धारित करना है कि स्वतंत्रता उन्हें सिर्फ सही कामों के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार के गलत काम के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती है। बाकी अगर उन्हें किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है जो उनके हित में है, तो ये आपका सकारात्मक बिंदु है। हमारा पांचवा तथ्य है, जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो। सभी विद्यार्थियों के समावेशन से हमारा मतलब कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ
किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाना लिखाना समझाने से है कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का समावेश हो, विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार की बांटने की बात न की जा रही हो। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर सभी प्रकार के विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो, वहाँ पे आपका सकारात्मक तथ्य, सकारात्मक बिंदु है। हमारा छठा तथ्य है, जहाँ कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो का मतलब है कि टीचर जब कक्षा में किसी चीज़ को समझाता है, उस चीज़ को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर उन्हें बताता है, समझाता है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसीलिए वास्तविक जीवन से जोड़ने की जहाँ पर बात की जा रही हो, वहाँ पर ये आपका सकारात्मक बिंदु होगा। हमारा सातवां तथ्य है, जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। अब ये तो आप भी अगर इस बात को समझे तो समझ जाएंगे कि बच्चों के अंदर जितनी भी जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को समझने की, सीखने की, वो उनके लिए ही उतना अच्छा होगा। क्योंकि जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी किसी चीज़ की, तो उस चीज़ को कैसे सीखेगा और कैसे पढ़ेगा। इसीलिए जहाँ पर सृजनात्मकता और जिज्ञासा की विकसित की बात हो रही हो, ये आपका सकारात्मक तथ्य है। अब हम लोगों ने यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों को पढ़ा और समझा। इन्हें अगर आप बारीकी से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करने के लिए सुविधा रहेगी। ये बातें आपको पढ़ना चाहिए और सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही आपको ये भी जानना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रोत्साहित और हतोत्साहित। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है, जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित, या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या गलत बात को हतोत्साहित। तो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इनका ये ध्यान रखें। और भी कई शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे आंशिक, पूर्ण, केवल। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही प्रयोग की होता है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि फिर भी किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान अवश्य रखें। ऊपर बात हो चुकी है सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की। यहाँ पर हम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तथ्यों की बात कर चुके हैं। पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पहले कि पूछा क्या है। ऑप्शन पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, या कभी कभी पूछता है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है कि गलत वाला पूछ रहा है। एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर कि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इन चारों में से सबसे अच्छा या सबसे सही कौन है। तो जहाँ पर सबसे अच्छा या सबसे सही की बात की जाए, वहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि हमारे चारों ऑप्शन सही होंगे।
आपको उन चारों में से यानी जो चारों ऑप्शन में बात कही गई होगी वो बात लगभग लगभग सही होगी, लेकिन आपको उन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सबसे सटीक और सही होगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सी टेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ ही में आपकी सकारात्मक सोच एवं आपका कॉमन सेंस। यहाँ पर बताई गई बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास रहे। साथ ही में हर टीचिंग एग्जाम में ये तथ्य आपको काम आएंगे, इसीलिए इसे हमेशा के लिए पढ़ लें, समझ लें और अपने पास नोट करके रख लें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे द्वारा बताई गई सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली अगली सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।